देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या आपका, इन गिवन फिगर 10.5, ये आपको एक फिगर गिवन है। विच ऑफ द वेक्टर्स आर, आपसे पूछा जा रहा है इस फिगर में, ये जो गिवन फिगर है विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर, कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर होंगे, कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो इक्वल होंगे, और कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो कोइनिशियल होंगे, जो आपके कोइनिशियल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है कोलिनियर वेक्टर की। सबसे पहले बात किसकी की जा रही है, कोलिनियर वेक्टर की। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। जो हमने इस चैप्टर का जब एनालिसिस किया था तो सारी चीजें हमने समझी भी थी। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अब आप कहोगे सर पैरेलल वेक्टर्स कैसे कोलिनियर हो सकता है, और आपको याद होगा हमने कोलिनियर की कंडीशन भी पढ़ी थी कि वेक्टर ए अगर लैम्डा इंटू वेक्टर बी को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स है। वेयर लैम्डा एक कांस्टेंट होता है आपका, एनी स्केलर, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट, एनी स्केलर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब व्हाई पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, पहले आप ये समझो। देखो जैसे कि मान लो से ये एक लाइन है आपकी, ये एक लाइन है, ठीक है, दिस इज अ लाइन, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, वेक्टर ए। इस लाइन के जो पैरेलल है वो क्या है, वेक्टर ए। अब देखो आप फिगर में भी ये दिया हुआ है। अब देखो वेक्टर ए के पैरेलल क्या है, वेक्टर सी, और वेक्टर सी वाली लाइन पे वेक्टर डी भी है। इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर डी वो इसके पैरेलल है। अब अगर वेक्टर ए इस लाइन के पैरेलल है, अब अगर वेक्टर ए इस लाइन के पैरेलल है तो वेक्टर सी और वेक्टर डी, वेक्टर सी और वेक्टर डी विद रिस्पेक्ट टू द फिगर से, ये आपका वेक्टर सी और ये क्या आपका वेक्टर डी, ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर वेक्टर। अब क्वेश्चन ये बनता है सर हमने तो ये पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर या कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। बात समझ में आ गई? आपने तो यही पढ़ा है ना, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये कैसे कोलिनियर हो सकता है। अब देखो बाय फ्री वेक्टर कंसेप्ट, बाय फ्री वेक्टर कंसेप्ट ये जो वेक्टर ए है वो भी इसी के साथ ऐसे आ जाएगा। अगर मैं यहां पे बाय फ्री वेक्टर कंसेप्ट क्या होगा, वेक्टर ए जो है वो भी आपका इसी लाइन के साथ कोइनिशिएट होगा, ये इस तरह से। अगर ये दोनों वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स एक ही लाइन के पैरेलल है, सेम लाइन के पैरेलल है, तो बाय फ्री वेक्टर कंसेप्ट इट मींस दे ऑल आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, इसीलिए दो पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, ये रीजन होता है। ठीक है, पर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ इतना समझो अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, पैरेलल वेक्टर्स है तो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, देखो वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी, तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट पार्ट के लिए ऑल थ्री वेक्टर्स कौन कौन से हैं, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऑल थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर, ये कैसे वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर्स है, या आर पैरेलल टू द सेम लाइन, आर पैरेलल टू सेम लाइन, ये सेम लाइन के पैरेलल है, आर पैरेलल टू सेम लाइन, ये सेम लाइन के क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर these are collinear vector,
देयरफॉर दीज आर, तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। देयरफॉर दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स, देयरफॉर दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। इसके बाद आपसे पूछा गया है कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो इक्वल होंगे। अब इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन क्या थी? इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन थी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन, उनको इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। अब देखो यहां पर आपको एक स्केल दिया गया। स्केल क्या दिया गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जैसे ये डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 1 यूनिट के इक्वल है। इसके हिसाब से आप देखो जो वेक्टर ए है 1 और 1, तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? 2 यूनिट। वेक्टर सी की वैल्यू क्या है? 1 और 1, इसकी वैल्यू भी क्या है? 2 यूनिट। वेक्टर डी की वैल्यू क्या है? 1 2 3, तो वेक्टर डी की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट। वेक्टर बी 1 2 3, इसकी वैल्यू भी क्या है? 3 यूनिट। तो बेसिकली पहले तो हमें चेक करना है, देखो ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? देखो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। वेक्टर डी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी तो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। अब वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों का, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? तो देखो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? अपवर्ड है। तो इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर होंगे। ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? आपके इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में आप क्या लिखोगे? पार्ट 2, as vector A and vector C both are having same magnitude, both are having same magnitude as well as same direction, as well as same direction. Therefore, vector A and vector C are collinear vector, are equal vector. Vector A and vector C are equal vectors. ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 में। आपको कहा जा रहा है कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो कोइनिशियल होंगे। कोइनिशियल की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? अगर हम कोइनिशियल की बात करते हैं तो कोइनिशियल की कंडीशन क्या थी? सर कोइनिशियल की कंडीशन थी ऐसे वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। ऐसे वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उन वेक्टर्स को हम कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं, सेम इनिशियल पॉइंट। तो देखो ये जो वेक्टर बी है इसका इनिशियल पॉइंट भी ये है, ये जो वेक्टर सी है इसका इनिशियल पॉइंट भी ये है, और ये जो वेक्टर डी है इसका इनिशियल पॉइंट भी ये है। तो अगर हम कोइनिशियल की बात करेंगे तो कोइनिशियल कौन कौन से वेक्टर होंगे? वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, एंड वेक्टर डी। व्हाई? ऑल दीज वेक्टर्स आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ऑल दीज वेक्टर्स आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, तो ये कोइनिशियल है। तो ये था आपका एनालिसिस एग्जांपल 3 का।